नमस्कार साथियों, विद्या क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग स्पेशल सेशन की 9वीं क्लास के बारे में और जानते हैं आज के सेशन में हमने किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के लिए टाइप किए हैं और जानते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे को मिल रहा है वो यदि शब्द ANTHROPOMORPHISM के पहले 4 अक्षरों उल्टे क्रम में लिखे जाए, पुनः अगले 4 अक्षरों को पुनः उल्टे क्रम में लिख दिया जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो परिवर्तन के बाद क्रम में 12वां अक्षर कौन सा होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है। हमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से निर्मित एक शब्द दिया जा रहा है और उन शब्द के बारे में हमें ऐसा कहा जा रहा है, उस शब्द के बारे में हमें ऐसा कहा जा रहा है कि प्रथम 4 अक्षर जो है उनको उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, अगले 4 अक्षर को फिर उल्टे क्रम में लिख दिया और आगे भी इस क्रम को आपको जारी रखना है। तो इस व्यवस्था में जब बदलाव आएगा तो बदलाव आने पर हमारा 12वां अक्षर कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो आइए जानते हैं पहले बदलाव किस प्रकार का आने वाला है। देखते हैं शब्द क्या दिया जा रहा है। हमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से निर्मित एक शब्द दिया जा रहा है ANTHROPOMO, आगे दिया जा रहा RPHIS और M, ये एक शब्द दिया जा रहा है और इस शब्द के जो अक्षर है 4-4 अक्षरों में बदलाव करने के लिए कहा जा रहा है। 4-4 अक्षरों में बदलाव कैसे करना, प्रथम 4 अक्षर, फिर दूसरे 4 अक्षर, तीसरे 4 अक्षर और फिर चौथे 4 अक्षर। इन 4-4 अक्षरों को हमें उल्टे क्रम में लिखना। उल्टे क्रम में कैसे लिखना है तो आइए जानते हैं। उल्टे क्रम का मतलब होता है ANTH, तो इन चारों को उल्टा कर दो। उल्टा कैसे, H से शुरू कर दो, HTNA लिख दिया। अगले 4 अक्षर ROPO, तो इसको लिख दो आप OPOR, ये लिख दिया अपन ने। इसके बाद में कह रहा है MORP, तो हम लिख देंगे इसको PROM लिख दिया और आगे कह रहा है HISM, तो इसको हम लिख देंगे MSIH लिख देंगे। ये हमारी नई व्यवस्था बन चुकी है। इन 16 अक्षरों को 4-4 अक्षरों के पैर में हमें उल्टा लिखना था, ये हमने लिख दिया। तो हमने जो काम किया गया वो कर लिया। अब आगे क्वेश्चन का कहा जा रहा है, आगे क्वेश्चन का तो परिवर्तन के बाद में 12वां अक्षर कौन सा होगा। अब 12वां अक्षर आपको देखना, तो देखिएगा इधर 4 अक्षर आ गए, ठीक है, 4 यहाँ पर आ गए, 8 और 4 यहाँ पे आ गए, है ना। तो 4 4 8 4 12 और 12वें अक्षर पर जो आ रहा है, 12वें नंबर पर कौन आ रहा है, M आ रहा है, जो कि हमें ऑप्शन बी में मिल रहा है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला का एक क्वेश्चन था जो एक डिफरेंट टाइप का था, ये हमने देखा। अगला क्वेश्चन कौन सा होता देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है PQRST। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है PQRSTVW और Z। मतलब यहाँ पे देखो 4 3 7 और 8 व्यक्ति हैं, केंद्र की ओर मुंह करके एक गोलाकार मेज के गिर्द बैठे हैं, पर जरूरी नहीं है कि उसी क्रम में। आगे क्या कहा जा रहा है, S जो है P के दाएं तीसरे स्थान पर है, P V के दाएं दूसरे स्थान पर है, R V के बाएं को दूसरा और Q के दाएं तीसरे स्थान पर है, W V के बगल में नहीं बैठा है, Z T के दाएं को दूसरे स्थान पर है और निम्न में से कौन सा सही होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। साथियों, ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमें निकालने के लिए हमें सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा और डायग्राम बनाने के बाद में एक एक लाइन को उस डायग्राम में हमें सटीक बिठाना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारी क्वेश्चन की स्थिति क्लियर हो पाएगी। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले 8 व्यक्तियों को केंद्र की ओर मुख करके गोलाकार मेज में बिठाना है। तो पहले अपन 8 व्यक्तियों को बिठाते हैं और 8 व्यक्तियों के लिए एक गोलाकार टेबल बना देते हैं। 8 व्यक्तियों के गोलाकार टेबल बना देते हैं, ये टेबल बन गए। 8 व्यक्तियों के गोलाकार टेबल बना दिए हमने, चलो ये बना दिया। अब 8 व्यक्तियों को हमें इसमें बिठाना है, केंद्र की ओर मुंह करके बिठाना है। तो आप 8 व्यक्तियों को बिठा दो, 1, इसके बाद में 2, ये तीसरा और ये चौथा। 4 व्यक्तियों को यहां बिठा दिए और 4 व्यक्तियों को इनके बीचों बीच बिठा दो। ये 8 व्यक्ति हमने केंद्र की ओर मुंह करके बिठा दिए, चलो ठीक है। अब जैसा जैसा कहे वैसा वैसा हमें स्टार्ट करना है। मैंने बताया आपको सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, इसे करने के 2-3 बातें हमें ध्यान रखनी होती है। सबसे पहले डायग्राम बनाओ, डायग्राम में एक व्यक्ति को हमेशा नीचे बिठाओ ताकि क्वेश्चन आप यहां से स्टार्ट कर सको। और क्वेश्चन हमें तब तक स्टार्ट नहीं करना जिस लाइन में हमें एक लाइन में कहीं दायां या बायां शब्द न मिल जाए।
और क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो यहाँ आपको एक उस व्यक्ति को बिठाना जिसके साथ में के लगा हुआ है। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले क्या कह रहा है, एस पी के दाएं तीसरे स्थान पर है। पहले तो आप ये क्लियर करो, क्या क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक शब्द मिल गया दायां, और दायां और बायां जिस लाइन में हमें मिल जाता है वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो हमें दायां शब्द मिल गया। अब कह रहा है एस पी के दाएं तीसरे स्थान पर है। अब या तो एस या पी दोनों को अपन ने यहां बिठाना, और यहाँ किसको बिठाना मैंने बताया, जिसके साथ में क्या आता है, पी के साथ में क्या आ रहा है के, तो फिक्स बात है पी को तो अपन यहां बिठा देंगे। अब पी केंद्र की ओर मुख करके बैठा, इसका दाईं तरफ ये हो जाएगा, है ना, और इसका दायां हुआ एस पी के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो दायां पहला, दायां दूसरा, दायां तीसरा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, एस आ जाएगा। मतलब इस लाइन का अपने हिसाब कर दिया। आगे देखो, आगे कह रहा पी जो है वी के दाएं दूसरे स्थान पर है, पी वी के दाएं दूसरे स्थान पर। अब आप यहां देखिएगा पी और वी दोनों में से एक यहां होना चाहिए। अब वी तो नहीं है, पी है, ये पी जो है वी के दाएं दूसरे स्थान पर, इसका वी को कहां बिठाएंगे, यहाँ पे। इसका दायां पहला, दायां दूसरा आ गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे क्या कहता है, आर वी के बाएं दूसरा, आर जो है वी के बाएं दूसरा है। अब वी यहां पर है, वी का बायां ऊपर की तरफ होगा, तो बायां पहला बायां दूसरा, ये आर लिख दिया, आर वी के बाएं दूसरा। और आगे क्या कह रहा है, आर वी के बाएं दूसरा और क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर है। और क्योंकि ये और आता नहीं फर्स्ट पर्सन के लिए आ रहे, बोले किसके लिए, आर के लिए। आर की दो कंडीशन दी जा रही है, एक तो वी के बाएं दूसरा बेटा है, और एक कहा जा रहा है कि क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर बेटा है। इसका मतलब ये आर यहाँ जो बेटा है, ये वी के तो बाएं दूसरा बिठा दिया। अब इसको इस हिसाब से सेट करना है क्यू को कि आर उसके दाएं तीसरा हो जाए। तो अपन क्यू को यहाँ कहां बिठा सकते हैं, क्यू को अपन यहाँ बिठाते हैं, मान लो, है ना। तो दायां पहला, दायां दूसरा, दायां तीसरा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर हो गया, वी के बाएं दूसरे स्थान पर हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है डब्ल्यू वी के बगल में नहीं बैठा है, डब्ल्यू वी के बगल में नहीं बैठा है। इसका मतलब वी यहाँ पे, यहाँ और यहाँ डब्ल्यू नहीं आ सकता, क्योंकि वी के बगल में हो जाएगा, बगल के लिए मना कर रहा है, इसका मतलब डब्ल्यू का स्थान ही हो जाएगा। आगे क्या कहा जा रहा है, आगे कह रहा है जेड टी के दाएं दूसरे स्थान पर है, जेड जो है टी के दाएं दूसरे स्थान। अब आपके पास स्थान दो ही है, एक तो ये, एक ये, तो वहां आपको इस हिसाब से बिठाना टी को, ताकि उसके दाएं दूसरे स्थान में कौन आ जाए, जेड आ जाए। अब मान लो यहाँ टी को बिठाए, तो जे यहाँ पे आएगा, जेड यहाँ पे आएगा, और जेड जो है टी के दाएं दूसरे स्थान पर। सही बात है, टी का जो दायां होगा वो इधर ही होगा, और दायां पहला, दायां दूसरा कौन आ जाएगा, जेड आ जाएगा, बिल्कुल सटीक बैठ गया। अब ये डायग्राम हमारा बैठ गया, डायग्राम में कौन सा व्यक्ति कहां बैठा है वो भी हमने बिठा दिया। अब हमसे चार बातें पूछी आ रही, इनमें से एक बात सही है और उसी का आपको चयन करना है। सबसे पहले क्या ये कह रहा है, आर डब्ल्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो देखते हैं डब्ल्यू यहाँ पे है, आर यहाँ पे है। इधर डब्ल्यू का दायां होता है ऊपर की तरफ, इधर राइट होगा, है ना। तो दायां पहला, दायां दूसरा है। ये कह रहा है क्या बायां दूसरा है, नहीं बायां नहीं साहब, दायां दूसरा है। कैसा है, दायां दूसरा है। इसका मतलब ये तो गलत हो जाएगा, है ना, ये तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, एस टी के बाएं तीसरे स्थान पे है क्या, अच्छा टी यहाँ पे दो, टी का बायां किधर, टी का बायां इधर है, और टी के बायां पहला, बायां दूसरा, बायां तीसरा, डब्ल्यू है साहब, एस नहीं है। इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। पी आर के बाएं पांचवें स्थान पे है क्या, पी देखो यहाँ पर है और आर यहाँ पे। आप इधर से जाओगे तो भी चौथा मिलेगा, इधर से जाओगे तो भी चौथा मिलेगा, पांचवा तो नहीं मिलेगा, है ना। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। और आप जानते हैं जब तीनों गलत हो गए आंसर तो कौन सा सही होगा, डी सही होगा। लेकिन कैसे सही होगा वो भी देख लो। पी आर के बाएं चौथे स्थान पे है क्या, पी आर के बाएं, आर यहाँ पे, आर का बायां किधर होगा, आर का बायां होगा जहां रखना इधर, और इधर जाओगे तो बायां पहला, बायां दूसरा, बायां तीसरा, बायां चौथा, कौन आ रहा, पी आ रहा, बिल्कुल सही बात है। तो ये राइट हमारी बात हो जाएगी, ये राइट हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कौन सा मिलता है देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, अगला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, MOST NNTS OM UR PL VQ और QKWP। तो अगला पेयर कौन सा होगा, चार चार अक्षरों का एक पेयर दिया जा रहा है ना, और उसमें हमें कुल 5 पेयर दिए गए, छठा पेयर आपसे पूछा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया क्वेश्चन सीरीज टेस्ट है, और सीरीज टेस्ट का आप देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है M, आगे लिखा हुआ है N। मैं कहूंगा M में एक जोड़ दिया इसलिए N आ गया, या M का अगला अक्षर क्या आता है, N के बाद में अगला अक्षर O बिल्कुल सही है, O के बाद में P सही है, P के बाद में Q सही है। तो यहाँ भी हमें आंसर मिल गया कि Q के बाद में R आता है तो पहला अक्षर तो R आएगा। इसमें R है क्या, नहीं है। इधर भी R है, इधर भी R है, इधर भी R है। 4 में से एक एलिमिनेट कर दिया। अब देखते हैं 3 कौन सा आंसर होगा उसमें। ठीक है, फिर देखो आगे कह रहा O के बाद में देखते हैं N, O से मतलब 1 माइनस कर दिया N, N से पहले M सही है, M से पहले L सही है, L से पहले K सही है, K से पहले क्या आता है, J आता है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे J आ जाएगा। अब बताओ यहाँ पर R के बाद में J आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इधर RJ है, इधर भी RJ है। अब इन दोनों में से कौन सा होगा देखते हैं। आगे देखो, वापस देखो, S के बाद में T आया, T के बाद में U आया, U के बाद में V आया, V के बाद में W आया, W के बाद में क्या आएगा, X आएगा। और X देखो हमें कहाँ मिल रहा है, पहले X यहाँ पे मिल रहा है। तो ये तो क्लियर होगा, ये भी आंसर, आंसर तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और अब लास्ट में क्या लग रहा है वो देखते हैं।
एस वापस माइनस कर दिया आर, है ना, वापस एक माइनस कर दिया क्यू, -1 कर दिया, तो आप भी पी में से एक घटा दो और क्या आता है, ओ आता है, और आर जे एक्स ओ हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा, हमने लगा भी लिया, है ना। तो सीरीज टेस्ट के पहले अक्षर में एक एक प्लस किया जा रहा है और सेकंड अक्षर में एक एक माइनस किया जा रहा है, ये लॉजिक इसमें चल रहा है ना। अगला क्वेश्चन कौन सा होता है देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है कथन, 27 वर्ष के कारावास ने नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति बना दिया था। एक कथन दिया जा रहा है कि 27 वर्ष के कारावास ने नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति बना दिया गया, है ना। अब आगे देखते हैं, जिस व्यक्ति को 27 वर्ष का कारावास दिया जाएगा वह राष्ट्रपति बन जाएगा, क्या यह पूर्व धारणा सही है क्या। और दूसरे नंबर पे, राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है। अब इन दोनों में से आपको बताना, ये कथन दिया गया, कथन के अंदर एक सिचुएशन बताई गई है ना, कि नेल्सन मंडेला जब राष्ट्रपति बने थे उससे पहले उन्होंने 27 वर्ष का कारावास किया, है ना। तो उसके आधार पर क्या इनमें से कौन सी पूर्व धारणा सही हो सकती है। तो पहली, कि जिस व्यक्ति को 27 वर्ष का कारावास दिया जाएगा वो राष्ट्रपति बन जाएगा, नहीं, ऐसा तो नहीं है कि वास्तव में 27 वर्ष का कारावास भुगतो और राष्ट्रपति बन जाओ, ऐसा तो नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। और आगे कहा जा रहा, क्या राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास योग्यता, नहीं, बिल्कुल ये भी बात बिल्कुल गलत है कि हाँ राष्ट्रपति बनेंगे तो आपको कारावास भोगना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारा आंसर है दोनों पूर्व धारणा सही नहीं है, तो हम कहेंगे इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यदि न तो पूर्व धारणा 1 और 2 अंतर्हित है, वही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा आता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, यदि P द्वारा विभाजित, अच्छा P का अर्थ होता है विभाजित, बोले डिवाइड होता है, R से जोड़ा गया R का अर्थ प्लस होता है, T से घटा गया T का अर्थ माइनस होता है, और कह रहा है कि M से गुणा किया गया M का अर्थ मल्टीप्लाई होता है, तो दर्शाता है। अब एक समीकरण दिया जा रहा है और इस समीकरण में बीच में 4 अक्षर दिए जा रहे हैं, इन अक्षरों का आपको चिन्ह चेंज करने हैं और चिन्ह चेंज करके फिर आपको कोई बोर्डमास नियम लगा के समीकरण का मान निकालना है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हमें एक संख्या दे रखी है 64, आर का मतलब क्या होता है, जोड़ा जाए, तो आप यहाँ प्लस लगा दीजिएगा। फिर दिया जा रहा है 16, ये 16 लिख दिया गया। अच्छा, तो पी का अर्थ क्या होता है, डिवाइड करना, ये लगा दिया डिवाइड करना। अच्छा, इसके बाद में 8, ये 8 लिख दिया। एम का अर्थ क्या होता है, एम का अर्थ होता है गुणा करना, ये गुणा लगा दिया, ठीक है। इसके बाद में 5, टी का अर्थ क्या होता है, टी का अर्थ होता है यहाँ पे घटाया गया, ये माइनस लगा दिया और फिर लगा दिया 6 और फिर पूछा बताओ आगे क्या आएगा, ठीक है। तो पहला काम हमने चिन्ह चेंज करने थे, चिन्ह चेंज कर दिए। अब सेकंड काम हमें लगाना भाग, और भाग लगाएंगे और सबसे पहला काम भाग लगाना है, और भाग लगाने का काम क्या, तो 8 दूने 16, ठीक है। ये 2 प्लस के आ गए। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। 2 × 5 करो, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 10 में पहले प्लस कर दो 64, तो कितने हो गए, 74 हो गए। 64 और 10 कितना हो गए, 74, और 74 में से 6 घटा दीजिएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। तो पहले हमने भाग दिया, फिर गुणा किया, फिर जोड़ और फिर बाकी, और हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 68, जो कि ऑप्शन सी में दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन कौन सा होगा देखते हैं। अगला क्वेश्चन डायरेक्शन से रिलेटेड दिया जा रहा है, और क्वेश्चन क्या कहा था, नगर डी, नगर एम के पश्चिम में है, नगर आर नगर डी के दक्षिण में है। यदि नगर के नगर आर के पूर्व में है तो नगर के नगर डी के किस ओर है, यह आपको बताना है। क्या वह उत्तर में होगा, क्या वह पूर्व में होगा, क्या उत्तर पूर्व में होगा, या दक्षिण पूर्व में होगा, एक आपको बताना। तो आइए जानते हैं सिचुएशन क्या कह रही है। नगर डी नगर एम के पश्चिम में है, ये जो नगर डी है ये नगर डी एम के पश्चिम में, इसका मतलब एम यहां पे होगा और ऐसा एरो बना देते हैं, ये नगर डी एम के पश्चिम में हो गए, ठीक है। नगर आर नगर डी के दक्षिण में है, नगर आर जो नगर डी के दक्षिण में, डी का दक्षिण इधर हो जाएगा और इधर कौन हो जाएगा, आर, तो ये अपन ने आर लिख दिया, चलो ठीक है। आगे क्या कहा जा रहा है, यदि नगर के नगर आर के पूर्व में है, यदि नगर के नगर आर के पूर्व में, आर का पूर्व होता है इधर, और इधर किसको बिठा देंगे अपन, के को बिठा देंगे, चलो ठीक है। आगे क्या कहा जा रहा है, बस बात पूरी। आगे नगर के डी के किस ओर है, ये जो के है ये डी के किस ओर है, मतलब ये दिशा बतानी है आपको। बताओ, ये दक्षिण है, ये पूरब है, बीच की दिशा क्या कहलाएगी, दक्षिण पूर्व, जो कि हमें ऑप्शन डी में मिल रहा है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमें दिया जा रहा, देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा, एक घड़ी अर्धरात्रि में पहले घंटे में 5 मिनट सुस्त हो जाती है ना, पहले घंटे में 5 मिनट, दूसरे घंटे के अंत में 10 मिनट सुस्त हो जाती है, तीसरे घंटे के अंत में 15 मिनट, और आगे भी इसी क्रम या इसी प्रकार से सुस्त हो जाती है, तो 6 घंटे बाद घड़ी में क्या समय हो जाएगा, अरे ये आपको जानेगा। अर्धरात्रि का मतलब 12 बजे, ठीक है, और 12 बजे के बाद में जैसे ही 12 से 1 का समय होगा,
जैसे ही 12 से 1 का समय होगा तो ये कह रही है कि जब 1 घंटा, जो पहला घंटा होगा, उस पहले घंटे में घड़ी की जो घड़ी है वो 5 मिनट सुस्त हो जाती है। तो ध्यान देना 5 मिनट सुस्त हो जाती है, इसका मतलब जहां 1 बजना था वहां समय क्या होगा, 12:55 का होगा। ये आपको देना 5 मिनट कम हो जाएगी या सुस्त हो जाएगी। चलो ठीक है। दूसरे घंटे में 10 मिनट सुस्त हो जाती है। अब दूसरा घंटा कितने बजे का आएगा, 1 से लेकर 2 बजे का आएगा। अब जहां 2 बजना है वो कह रहा 10 मिनट सुस्त हो जाती है, इसका मतलब यहां समय कितना का होगा, यहां होगा 1:50 का। 2 नहीं बजेंगे, 10 मिनट सुस्त होगी यहाँ पे। तो तीसरा क्या कहा जा रहा है, तीसरा कहा तीसरे घंटे में अगर हम जाएंगे तो जब 2 से 3 का जो समय होगा वहां बजना 3 चाहिए, लेकिन वो कह रहा है कि तीसरे घंटे में 15 मिनट सुस्त हो जाती है। मतलब 3 में से आप 15 माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 2:45 के। इस समय वो समय कितना दिखा रही है, 2:45। बस तो 3 गए, लेकिन 15 मिनट धीमे होने की वजह से समय 2:45 का दिखाई दे रही है। आगे देखते हैं, जब 3 से 4 का समय हमें दिया जाएगा तो अब हमें कहा जा रहा है आगे भी यही इसी प्रकार से सुस्त होती जाती है। तो अब अगला घंटे के अंतर्गत जब यहाँ 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट सुस्त होगी और 4 बजने में 20 मिनट सुस्त हो जाएगी, तो यहाँ जो समय होगा कितना हो जाएगा, 3:40 का हो जाएगा। ये ध्यान रखना। जब 4 से 5 जाओगे तो 4 से 5 जाओगे तो आपको होता है 5वें घंटे में सुस्त कितनी होगी, 25 मिनट। इसका मतलब यहाँ जो समय होगा वो हो जाएगा 4:35 का हो जाएगा। और फिर अगला पूछा छठे घंटे में, तो 5 बजे से आप 6 बजे के बीच में जाओगे, जब आपको होता है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, तो 30 मिनट, और 30 मिनट सुस्त हो जाएगी तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 5:30 हो जाएगा। और आपसे यही क्वेश्चन पूछा रहा है कि 6 घंटे बाद घड़ी क्या समय दर्शाएगी। तो 6 घंटे बाद में घड़ी क्या समय दर्शा रही है, 5:30 का समय दर्शा रही है। ये आपको ध्यान रखना, या तो ऐसे याद रख लो या फिर आप सोचो हर 1 घंटे में 5 मिनट सुस्त हो रही है, तो बताओ 6 घंटे में कितनी सुस्त होगी, हर 1 घंटे में 5 मिनट, तो 6 घंटे में सुस्त हो जाएगी 30 मिनट। ये आपको ध्यान रखना। और समय लिया जा रहा अर्धरात्रि से, बोले तो 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो 6 बजे तक क्या समय होगा, तो 6 बजे तक वैसे अगर ऐसा बदलाव नहीं आता 6 बजे का समय दिखाई देता, लेकिन जैसे इसने कहा कि 6 घंटे तक, तो ये कितने मिनट सुस्त हो जाएगी, 30 मिनट। तो 6 में से आप 30 माइनस कर दो, और 6 बजे में से 30 माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5:30 आ जाएगा, जो अपन ने पहले ही लगा दिया। ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा आएगा देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है 10 अप्रैल 2004 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 10 अप्रैल 2004 को सप्ताह का कौन सा दिन था, इस टाइप का क्वेश्चन एक हमने किया था, और हमने शायद दूसरी या तीसरी क्लास में इसका आंसर निकालना भी सीखा था कि इसमें हमें कुछ कोड लगाना होता है और कोड के अनुसार हमें इसका आंसर निकालना। आइए जानते हैं किस प्रकार हमें इसका आंसर निकालना। देखिएगा, इसका आंसर निकालने के लिए हम एक ट्रिक का यूज करते हैं, और वो ट्रिक कौन सी है वो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, वो ट्रिक कौन सी है देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए ट्रिक यूज करते हैं हम, और वो ट्रिक थी, सबसे पहले हम लिखते थे दिनांक। ठीक है, दिनांक में हम जोड़ते थे माह का कोड, ये माह का कोड जोड़ दिया। ठीक है, माह के कोड में हम जोड़ते थे शताब्दी का कोड, ये शताब्दी का कोड जोड़ दिया। ठीक है, और शताब्दी के कोड जोड़ने के बाद में हमें उसमें जोड़ना होता है वर्ष, ये वर्ष जोड़ दिया, और वर्ष में हमें जोड़ना होता है अधिवर्ष। क्या जोड़ना होता है, अधिवर्ष जोड़ना होता है। और जब ये सब चीजें जोड़ देते हैं तो हम कितने का भाग दे देते हैं, 7 का भाग देते हैं। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, पहले इसका आंसर निकालते हैं और फिर क्या राइट आंसर होगा वो देखेंगे। देखते हैं, सबसे पहले आपको दी जा रही दिनांक, दिनांक कितनी है 10, तो आप यहां 10 लिख दीजिएगा। ठीक है, माह का कोड, माह क्या है अप्रैल, और अप्रैल का कोड हमने याद किया था 025 है ना, 0 अप्रैल का, मई का 2 और जून का 5 याद किया था। ठीक है, अच्छा शताब्दी का कोड, वर्ष देर का 2000, और 2000 का कोड कितना होता है, 6 होता है। ध्यान, शताब्दी में 2000 का कोड 6 होता है। अंतिम जो 2 अंक होते हैं ये वर्ष कहलाते हैं, अंतिम 2 अंक क्या कहलाते हैं, वर्ष कहलाते हैं। और इन वर्षों में अधिवर्ष कितने हैं, तो 4 में 4 का भाग दो, एक बार गया, ये अधिवर्ष हो गया। और भाग कितने का दे देना, 7 का दे देना। हमने 7 का भाग दिया तो 10 से 6 16 4 20 रे कितने हो गए, 21 हो गए। और 21 में जब हम 7 का भाग देंगे तो 7 या 21 शेषफल कितना बच गया, 0 बच गया। और जब 0 शेषफल बचता है तब हमारा आंसर जो होता है वो क्या होता है, शनिवार होता है। ये आपको ध्यान रखना। और हमें देखना है कि 10 अप्रैल 2004 को जो वार था वो क्या होगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शनिवार होगा। ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर निकाला जो अपने लास्ट क्लास में सीखा था। अगला क्वेश्चन कौन सा आता है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है, नीचे दिए गए शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सा क्रम सही होगा। नीचे कुछ हमें शब्द दिए गए और शब्द दिए गए 7 शब्द है। क्या क्या दिया गया, आवेदन, शिक्षा, नौकरी, नियुक्ति, पद, परिणाम और परीक्षा। मतलब ये जो कुछ शब्द दिए गए हैं हमें ये तो समझ में आ गया कि सारे के सारे शब्द सरकारी नौकरी से रिलेटेड है, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब की क्या प्रोसेस रहती है, वो प्रोसेस के ही कुछ 7 शब्द आपके सामने दिए गए हैं।
उन शब्दों में से आपको बताना कि सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा, मतलब ये प्रक्रिया आपको बतानी है। तो आइए जानते हैं, आवेदन, शिक्षा, नौकरी, नियुक्ति, पद, परिणाम, परीक्षा में सबसे पहले क्या होता है, आवेदन। किसी भी चीज के लिए हम सबसे पहले आवेदन करते हैं। आवेदन करने के बाद में सही बात है कि हम पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो हमारी क्या होगी, बोलो, परीक्षा होगी। और परीक्षा होगी तो फिर क्या आएगा, परिणाम आएगा। और परिणाम आएगा तो क्या मिलेगी, हमें नौकरी मिलेगी। और नौकरी मिलते ही हमें क्या मिलेगी, नियुक्ति मिलेगी। और नियुक्ति मिलते ही हमें क्या मिल जाएगा, पद मिल जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार का एक क्रम हो जाएगा। तो क्रम किस प्रकार जमाना, तो देखिए सबसे पहले एक नंबर आया, ये इसके नंबर कितने हैं, एक। दूसरे नंबर पे आया, इसके नंबर भी कितने हैं, दो। तीसरे नंबर पे आया, इसके नंबर कितने हैं, सात, ये ध्यान रखना। चौथे नंबर पे आया था ये शब्द, इसके नंबर कितने हैं, छह। पांचवें नंबर पे आया ये, इसके नंबर कितने हैं, तीन। छठे नंबर पे आया था वो, इसके नंबर कितने हैं, चार। और सातवें नंबर पे आया था पद, और पद के नंबर कितने, पांच। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 127, है ना, 63 45। 127 63 45 नहीं है, 127 तो है लेकिन 64 53 है। 127 65 43, 127 63 45, बिल्कुल सही बात है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कौन सा मिलने वाला, आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पांच मित्रों में ए ब से लंबा है, ए ब से लंबा है, स द से नाटा है, ब द से नाटा है लेकिन से लंबा है, सबसे लंबा कौन है। ठीक है, पांच मित्र दे रखे हैं और उन मित्रों की कुछ कंडीशन हमें दी जा रही है ना। सबसे पहले क्या आ जाए, ए ब से लंबा है। ए ब से लंबा है तो आप यहाँ ए को लिख दो और ब को थोड़ा सा नीचे लिख दो ताकि इनके बीच में भी कोई आए तो ठीक है। तो ए लंबा हो गया बी से। आगे करा स द से नाटा है। अब देखो मैंने कहा किसी भी क्वेश्चन को रीजनिंग आप कंटिन्यू करते हो यहाँ पे, तो आप ये देख लिया करो कि क्या उनमें से जो दो व्यक्ति दिए जा रहे हैं उनमें से एक व्यक्ति यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, उस लाइन को छोड़ दो। स द से नाटा, न तो स है न द, इस लाइन को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, बाद में हिसाब करेंगे इसका। ब द से नाटा है, ब जो है द से नाटा है। अब आपको द यहां भी आ सकता है और द यहां भी आ सकता है। तो आगे क्या कह रहा है, ब द से नाटा है लेकिन से लंबा है, लेकिन से लंबा है। अब लेकिन शब्द किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। ये जो ब है ये द से तो नाटा बिल्कुल छोटा है लेकिन से लंबा है। ये जो ब है से क्या है, लंबा है, तो ब तो ऊपर आ जाएगा। और आगे क्या करा, ब द से नाटा है। अब द से नाटा है तो फिक्स बात है कि द यहाँ पे आ जाएगा, चलो ठीक है, द यहाँ भी आ सकता है, भी देखेंगे। आगे क्या कहा जा रहा है, स द से नाटा है। अब स जो है वो द से नाटा है, बिल्कुल है ये साहब, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला, तो सबसे लंबा कौन है। अब देखिए सबसे लंबा कौन है, आप मुझे बताइए। मित्र कितने हैं, पांच हैं, और पांच मित्रों में आपको एक मिल रहा है ए, एक मिल रहा है ब, एक मिल रहा है स, एक मिल रहा है द। आगे गए तो वापस ब द मिल गए, है ना, और आगे गए तो वापस स के बारे में जिक्र किया इसने, ठीक है। और आगे फिर आपको, तो पांच मित्रों में सबसे पहले तो हमें पांचवा व्यक्ति को उसका नाम नहीं दिया जा रहा है और न उस व्यक्ति का कहीं जिक्र किया जा रहा है। तो अब सीधी सी बात है, वो व्यक्ति यहां भी आ सकता है, वो यहां भी आ सकता है। पहली बात तो ये द यहां भी आ सकता है, द यहां भी आ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम कुछ तय नहीं कर पाएंगे सबसे लंबा कौन होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, तय नहीं कर सकते होगा, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कौन सा आता है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन सादृश्यता का एक क्वेश्चन है कि RUST से 9687 लिखा जाता है, ठीक है। तो TSUR से क्या लिखा जाएगा। देखो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है RUST, देखो तो इसने उल्टा कर दिया TSUR। तो जिस प्रकार इसने उल्टा किया तो हम भी उल्टा कर दो, 7 8 9 6 9, है ना, 7 8 6 9, बस उल्टा कर दो 7 8 6 9। तो हमारा आंसर आ गया 7 8 6 9 और आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक तो ये है, और दूसरा देखिए तरीका क्या लग रहा है। तो देखो R का अपोजिट होता है I, और I के नंबर कितने होते हैं, 9 होते हैं। U का अपोजिट होता है F के नंबर कितने होते हैं, 6 होते हैं। S का अपोजिट होता है H के नंबर कितने होते हैं, 8, और T का अपोजिट होता है G, और G के नंबर कितने होता है, 7। अपोजिट लेटर के नंबर लिखे जा रहे हैं, तो हम भी क्या करेंगे, बताओ। T का उल्टा क्या होता है, G होता है, ठीक है। G के नंबर कितने होते हैं, 7। S का उल्टा क्या होता है, H के नंबर कितने होते हैं, 8। U का उल्टा क्या होता है, F के नंबर कितने होते हैं, 6। और R का उल्टा होता है I के नंबर कितने होते हैं, 9। और हमारा आंसर हो जाए 7 8 6 9, जो कि पहले से दे रखा है, और ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। दोनों बातें पढ़ने जान ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द याद कीजिए। 4 विकल्प दिए जा रहे हैं, इन विकल्पों में से भिन्न कौन सा उसका आपको चयन करना है। देखते हैं। एक दी जा रही है तलवार, एक दी जा रही कटार, एक दी जा रही राइफल, एक दी जा रही चाकू। आपने देखा होगा तलवार, कटार और चाकू, ये तीनों हाथ में रखकर चलाए जाने वाले हथियार हैं, है ना, ये आपको ध्यान रखना। जबकि राइफल इन तीनों से बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगली अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है
यदि किसी सांकेतिक भाषा में जेएनयू को 10 17 14 13 21 06 लिखा जाता है तो उसी भाषा में पीयूएसए को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो जेएनयू को आप देखिएगा, जेएनयू को है ना किस प्रकार इस इतनी बड़ी संख्या में लिख दिया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि जेएनयू कैसे कैसे लिखा गया। बताओ जे के नंबर कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, एन के नंबर 14, लेकिन 14 देखो यहाँ पे आ रहा है, इसका यू के नंबर 21 21 यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब बीच में और कौन सी संख्या आ रही, तो आप देखो इस जे के 2 अंक लिखे जा रहे हैं, जे का नंबर लिखा जा रहा है 10 और जे का उल्टा होता है, जे का उल्टा क्यू होता है, और जे का उल्टा क्यू होता है, क्यू के नंबर कितने होते हैं 17 होते हैं। तो देखो हाँ बिल्कुल सही बात, 10 17 लिखा जा रहा है। तो एन के नंबर कितने, 13 लिख दो, सॉरी एन के नंबर 14। ठीक है, एन का उल्टा होता है एम, एम के नंबर कितने होते हैं 13। बोलो ऐसा आ रहा है कि बिल्कुल 14 13 आ रहा है। फिर देखो यू के नंबर कितने होते हैं 21 होते हैं, और यू का उल्टा था एफ, एफ के नंबर होते हैं 06, तो 21 06 बिल्कुल सही बात है। जो 3 अक्षर दिए जा रहे हैं इनके खुद के और इनके अपोजिट लेटर के नंबर आपको कंटिन्यू लिखना है। तो आइए जानते हैं, हमसे एक शब्द दिया जा रहा है, हमें एक शब्द दिया जा रहा है PUSA, इसका आंसर क्या होगा। तो पहले पी का नंबर लिखो, कितना होता है 16, पी का उल्टा क्या होता है के नंबर कितना होता है 11। चलो ठीक है, आप या तो ऑप्शन देखो 16 11 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, 16 11 इसमें आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है। अब या तो ऑप्शन सी या ऑप्शन डी देखते हैं। यू के नंबर है 21 और यू का उल्टा होता है एफ, एफ के नंबर होता है 06, बताओ इसमें 06 है क्या, नहीं है, इसमें 06, तो आंसर तो आ गया हमारा 16 11 21 06। आगे भी चेक करते हैं, एस के नंबर 19 है, एस का उल्टा होता है एच, और एच के नंबर लिखेंगे 08, बोलो 1908 बिल्कुल सही है। और फिर कह रहा है ए का नंबर आपको होता है 01 होता है, उल्टा होता है जेड, जेड के नंबर 26 होते हैं। बिल्कुल सटीक आंसर हमारा बैठ गया ऑप्शन सी के अंतर्गत है, और यही राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद में नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, क्या जानकारी दी जा रही देखते हैं। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के पिता है, जहां भी प्लस आ जाए समझ जाना पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का पिता है। ठीक है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की पुत्री, जहां भी मल्टीप्लाई है समझ जाना ये पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की पुत्री है। ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का भाई है, जहां भी डिवाइड आए समझ जाना ये पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति का भाई है। और जहां भी माइनस आ जाए ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, जहां भी माइनस आए तो आप कहना कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की क्या है, पत्नी है। चलो ठीक है, ये तो इसके निर्देश है जो हमने पढ़ लिया कि प्लस का अर्थ क्या होगा, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या होगा, डिवाइड का अर्थ क्या होगा, माइनस का अर्थ क्या होगा, ये हमने पढ़ लिया। अब हमसे क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति बना समीकरण का अर्थ है कि उसमें जे डी का पुत्र हो जाएगा, उसमें जे डी का पुत्र हो जाएगा। मतलब 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपको जे जो है डी के पुत्र के रूप में मिल रहा है, और उसी का आपको पता करना है। तो आइए जानते हैं। देखिए ऑप्शन ए को चेक करते हैं, इसमें जे कहीं है ही नहीं है, तो इसका तो आंसर हमें मिलेगा नहीं कि इसमें जे डी का पुत्र है क्या नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी को अगर हम चेक करते हैं, ऑप्शन बी को चेक करते हैं, जे भाजक पी, बताओ भाजक का अर्थ क्या होता है, भाजक का अर्थ होता है भाई, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति भाई है, तो मैं कहूंगा जे किसका भाई हो गया, पी का भाई हो गया, किसका भाई हो गया, पी का भाई हो गया, भाई कौन हो गया, जे हो गया। ठीक है, आगे करा पी इंटू डी, ए इंटू बी का आता है ए बी की पुत्री है, तो आपको पी इंटू डी का आता है पी किसकी पुत्री है, डी की पुत्री है, ये डी की पुत्री कौन हो गई, पी हो गई। चलो ठीक है, ये लिख दिया। अब आप देखो क्या इस समीकरण में जे डी का पुत्र हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है साहब। देखो डी का जेंडर पता नहीं है, लेकिन डी इसको पुत्री कहेगा और इसको पुत्र कहेगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगली अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, मान लीजिए ए बी का भाई है, ठीक है, सी ए के पिता है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, तो डी का चाचा कौन है। तो ये डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाने के बाद में क्लियर हो जाएगा कि डी का चाचा कौन है। पहले कह रहा है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है तो उसका डायग्राम ऐसे बनाएंगे, इधर ए लिखेंगे इधर बी लिखेंगे, ये लिख दिया। ठीक है, भाई कौन है, ए है, प्लस लगा दिया। ठीक है, आगे रहा सी ए के पिता, सी किसके पिता है, ए के पिता है, तो यहाँ सी को बिठा दो, पिता है तो क्या लगा दो, प्लस लगा दो। ठीक है, इस लाइन का हिसाब इसका क्लियर। अब आगे कह रहा है डी ई का भाई है, डी किसका भाई है, ई का भाई। अब मैं तो यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, छोड़ दो। आगे कह रहा है ई बी की पुत्री है, ई किसकी पुत्री है, बी की पुत्री है, और बी की पुत्री को अपन लिख देंगे यहाँ पे नीचे, और पुत्री है तो क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। और एक लाइन दी जा रही है डी ई का भाई है, डी किसका भाई है, ई का भाई है, तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया डी को, और भाई है तो क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। ये आपको ध्यान रखना है। अब इस तरीके से इस डायग्राम में देखकर आपको आंसर देना कि डी का चाचा कौन है। बताओ डी यहाँ पर है ना, और ये दोनों भाई बहन है, इनको मिलकर ये माता भी कह सकते हैं, पिता भी कह सकते हैं, है ना। लेकिन जाना ये पिता है
तो इसका भाई ए चाचा हो जाएगा, लेकिन ये माता है तो ये क्या होगा, मामा होगा। लेकिन हमें ऑप्शन की कंडीशन ऐसी दी जा रही है ना कि आपको पता सी तो इनके दादा लगेगा, है ना, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता है ना। अच्छा ई आंसर हो नहीं सकता क्योंकि बहन है, और बी आंसर का जेंडर पता नहीं होगा, नहीं तो अपने आप स्थिति क्लियर है कि ये जो बी है इसके पिताजी के रूप में आए होंगे और पिताजी का भाई कौन है, ए, और ये चाचा हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या देना होगा, ए देना होगा। तो साथियों आज के सेशन का हम यही समापन करते हैं और कमेंट करके बताना आज का सेशन आपको कैसे लगा। धन्यवाद।